particle of mass is projected from the ground with an initial speed u naught at an angle alpha with the horizontal. एक पार्टिकल u नॉट स्पीड से हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पर प्रोजेक्ट होता है. एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी इट मेक्स ए कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन विथ अनदर आइडेंटिकल पार्टिकल. देखिए, अगर ट्रेजेक्टरी के टॉप पॉइंट पर वह इनइलास्टिक कोलिजन करता है, इसका मास m है, कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन करता है यहाँ पर उसका मोमेंटम क्या होगा, यह देखिए. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम होगा m u नॉट कॉस अल्फा, और यह उसकी ट्रेजेक्टरी का हाईएस्ट पॉइंट है. आगे पढ़ते हैं. ये दूसरा पार्टिकल कहां से आया? विच वॉज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद द सेम इनिशियल स्पीड u नॉट. दूसरा पार्टिकल जो था वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया था और वह इसके टॉप पॉइंट पर हिट करता है. इसका मतलब वह बिल्कुल ट्रेजेक्टरी के टॉप पॉइंट के बिलो पॉइंट से ऊपर फेंका गया है, या u नॉट से यहां से ऊपर प्रोजेक्ट किया गया है. मास m होगा, आइडेंटिकल पार्टिकल, और यहां जाके इससे कोलाइड होता है. कोलिजन के बाद में क्या होगा? अगर एक मास m है, दूसरा मास m है, कोलिजन के बाद कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब दोनों बॉडी चिपक कर एक बन गई है. अब दोनों आगे एक साथ मोशन करेंगी, एक बॉडी की तरह मोशन करेंगी. तो यह पार्टिकल टॉप पर पहुंचेगा. यहां पर इसकी स्पीड में क्या चेंज होगा यह देखते हैं. यहां इसकी स्पीड होगी, यह कैलकुलेट करना पड़ेगा. यह होगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as से फाइंड करेंगे हम. v स्क्वायर टॉप पर स्पीड क्या होगी, टॉप पर वेलोसिटी क्या होगी, इनफैक्ट u नॉट स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी के मॉडुलस का स्क्वायर 2as. एक्सेलरेशन जो है वो माइनस जी होगा, क्योंकि यहां से हम ऊपर देख रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन. और एस मतलब यह टॉप हाइट. टॉप हाइट h का वैल्यू इसके लिए टॉप हाइट की वैल्यू क्या होगी? यह होगा u नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2g. यह ट्रेजेक्टरी के टॉप पॉइंट मैक्सिमम हाइट की जो फॉर्मूला होता है वह होगा u नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2g. ये तो सबको पता है. तो u नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2g साफ देखा जा सकता है. 2g कैंसिल हो जाएगा, u नॉट स्क्वायर कॉमन आएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा होगा. यहाँ माइनस है, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा. अब v की वैल्यू हो जाएगी u नॉट कॉस अल्फा. v की वैल्यू भी न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगी u नॉट कॉस अल्फा होगी. साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों का मोमेंटम जो है, दोनों पार्टिकल का मोमेंटम जो है उसका मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के 90 डिग्री पर है. तो रिजल्टेंट पार्टिकल जो है 2m मास का होगा, वो इस डायरेक्शन में मोशन करेगा. ऑब्वियसली यहाँ से 45 डिग्री बनाएगा. इसके लिए कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है. तो आइए आगे देखते हैं हम. काफी अच्छा क्वेश्चन है. The image of an object formed by a plano-convex lens at a distance of 8 meters behind the lens is real and 1/3 of size of the object. Plano-convex lens से इमेज बनता है, 8 मीटर पर बनता है और रियल बनता है. तो मैग्निफिकेशन क्या होगा? 1/3 ऑफ द साइज होगा 1/3, तो मैग्निफिकेशन होगा 1/3. लेकिन रियल है तो माइनस होगा. और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है v बाय यू. लेंस के केस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है v बाय यू. तो v और u में एक रिलेशन मिल गया. यहां पर v की वैल्यू हमें पता है 8. v पॉजिटिव होगा, 8 होगा, तो v होगा 8 बाय यू. तो u की वैल्यू मिल जाएगी. यहां से u का वैल्यू होगी -24 मीटर. साफ दिखाई दे रहा है. द वेवलेंथ ऑफ लाइट इनसाइड द लेंस इज 2/3 टाइम्स द वेवलेंथ इन फ्री स्पेस. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जरूरत पड़ेगी. तो देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है लैम्बडा अपॉन लैम्बडा डैश. लैम्बडा जो है वेवलेंथ इन फ्री स्पेस, और वेवलेंथ इन मीडियम जो है वो 2/3 ऑफ द फ्री स्पेस वेवलेंथ है. तो साफ दिखाई दे रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा 3/2 मतलब 1.5. क्या पूछा जा रहा है यह देखते हैं. द रेडियस ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ लेंसेज, रेडियस ऑफ द कर्व्ड सरफेस 1/f. फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? रेडियस ऑफ कर्व सरफेस के लिए हमेशा हमें फॉर्मूला यूज करना होता है लेंस मेकर फॉर्मूला. तो ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 और 1/r. प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के लिए केस में 1/r लेंगे सीधे, क्योंकि 1/r माइनस 1/infinity इस तरह से करने की कोई जरूरत ही नहीं है. फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर लेते हैं हम, इतना तो प्रैक्टिस हो ही जाता है. तो f का वैल्यू लेकिन हमें यहाँ से फाइंड करना होगा पहले. इन दोनों फॉर्मूले से f का वैल्यू 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. 1/v माइनस 1/u. 1/f 1/v. v पॉजिटिव है तो 1/8. u निगेटिव है तो यह हो जाएगा पॉजिटिव 24.
1/8 प्लस 1/24, ये 3/24 प्लस 1/24, ये हो जाएगा 4/24, मतलब 1/f हो जाएगा, 4/24 मतलब 1/6, तो ये हो जाएगा 1/6। म्यू माइनस 1 ये हो जाएगा 0.5, ये होगा 1/r, तो r का वैल्यू होगा 0.5 इंटू 6, r हो जाएगा सीधे सीधे 3 मीटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ जरूरत नहीं है ज़्यादा दिमाग लगाने की, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जे एडवांस 2013 एडवांस में ऐसा सिंपल क्वेश्चन है, छोड़ के आने का कोई मतलब ही नहीं है। द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर इज मेजर्ड यूजिंग ए वर्नियर कैलिपर्स with no zero error, zero error नहीं है, अच्छी बात है। It is found that zero of the vernier scale lies between 5.10 and 5.15 centimeter of the main scale। हर साल एक आध क्वेश्चन जरूर आता है यही में एडवांस में, क्योंकि यह सिलेबस जो है उसमें एक्सपेरिमेंट्स और प्रैक्टिकल फिजिक्स के चैप्टर्स भी हैं, तो उसमें वर्नियर कैलिपर और इन सब पे क्वेश्चन आते रहते हैं, और हर साल एक आध क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन तो आते ही हैं जिन्हें हमें इजीली सॉल्व किया जा सकता है, छोड़ना नहीं है वो पार्ट। उसके लिए आप वीडियोस देखें, उसके एक्सपेरिमेंट्स के वर्नियर कैलिपर्स पर वीडियो देखें। तो वर्नियर स्केल हैज 50 डिवीजन। देखिए सबसे पहली बात तो वर्नियर रीडिंग क्या है, रीडिंग जो है वह 5.10 से लेकर 5.15 है। तो वर्नियर स्केल मेन स्केल डिवीजन कितना हो गया, एमएसडी जो हो गया मेन स्केल डिवीजन, हमें इसका और इसका डिफरेंस हो जाएगा, और वह होगा 0.05 सेंटीमीटर। मेन स्केल डिवीजन जो है 0.05 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि मेन स्केल रीडिंग इन दोनों के बीच में कहीं पर ओरिजिनल रीडिंग है हमारी, 5.10 और 5.15 के बीच में जो है हमारा एक्चुअल रीडिंग है। अब वर्नियर का कंसेप्ट क्या रहता है, वर्नियर में 50 डिवीजन जो है वह 2.45 सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट है, मतलब अगर 2.45 सेंटीमीटर में 50 डिवीजन है तो वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो गया, वर्नियर स्केल डिवीजन जो है साफ दिखाई दे रहा है 2.45 डिवाइड बाय 50, 2.45 डिवाइड बाय 50 ये हो जाएगा 0.049 सेंटीमीटर। मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन जो है 0.049 सेंटीमीटर है और मेन स्केल डिवीजन जो है 0.045 है, इसमें और इसमें डिफरेंस बहुत कम है। और ये जो डिफरेंस होता है मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन का जो डिफरेंस होता है वही सबसे बड़ी चीज है हमारे लिए, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। वर्नियर स्केल डिवीजन कैसे निकाला, वर्नियर की जो टोटल विड्थ है, वर्नियर स्केल की जो टोटल विड्थ है डिवाइड बाय वर्नियर में जितने डिविजन है, नंबर ऑफ डिवीजन से डिवाइड कर दे तो वर्नियर स्केल डिवीजन निकल जाएगा। तो ये जो डिफरेंस है यह जो है लीस्ट काउंट कहलाता है। लीस्ट मतलब इससे छोटा हम मेजर नहीं कर सकते हैं, लेकिन लीस्ट मतलब इतना छोटा भी हम मेजर कर सकते हैं। कितना छोटा मेजर कर सकते हैं, वह मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, और यह वैल्यू है 0.001 सेंटीमीटर, काफी छोटा हो जाता है यह 0.001 सेंटीमीटर। मेजर करने की जो टेक्निक है वो वर्नियर ने निकाली है, और वो भी एक छोटे से स्केल में। देखिए अब आगे पढ़ते हैं। द 24th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड्स विद वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन। जो मेन स्केल डिवीजन होते हैं और जो वर्नियर स्केल डिवीजन होते हैं उनमें डिफरेंस होता है, क्योंकि इसमें 50 है उसमें 49 है, कोई एक ही कोइंसाइड होगा, और जो कोइंसाइड होगा उसका नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जो 24th अगर कोइंसाइड हो रहा है तो इसका मतलब है हमारे 5.10 के बाद में 24 टाइम्स द लीस्ट काउंट जो है रीडिंग होगी हमारी। एक्चुअल जो रीडिंग होगी 5.10 प्लस 24 इंटू लीस्ट काउंट दैट इज 0.001 होगी, और यह होगी 5.124 सेंटीमीटर, और यह हमारा आंसर होगा बी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है। The work done on a particle of mass m by a force k is equal to x upon x square plus y square whole to the power 3 by 2i plus y upon x square plus y square whole to the power 3 by 2 into j, k being a constant of appropriate dimension। देखिए यह वेक्टर फॉर्मेट है, फोर्स जो है वेक्टर्स की टर्म में है। When a particle is taken from point a0 to 0a along a circular path of radius a about the origin in xy plane is, वर्क डन फाइंड करना है, लेकिन पार्टिकल कहां से कहां तक मूव कर रहा है यह देखेंगे। सबसे पहले पार्टिकल a0 से 0a तक मूव करता है सर्कुलर पाथ में, और फोर्स जो है उसे देखने की कोशिश करते हैं क्या है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर जो रेडियस होती है वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम इसे फोर्स को जो है आर के टर्म में लिखना चाहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
रेडियस में लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि एक्स और वाई दोनों के टर्म में इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो हम आर के टर्म में वेक्टर को लिखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 जो है यह हो जाएगा आर क्यूब, क्योंकि आर स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और आर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट होगी, तो यह आर क्यूब हो जाएगा। तो फोर्स वेक्टर देखिए क्या होगा, फोर्स होगा के इंटू एक्स आई अपॉन आर क्यूब प्लस वाई जे अपॉन आर क्यूब। देखिए आर क्यूब अगर कॉमन ले लिया जाए तो आर जो है वह यहां पर एक कांस्टेंट वैल्यू हो गया, क्योंकि किसी भी पॉइंट पर यहां पर सर्कुलर पाथ है तो यह फिक्स वैल्यू हो गई ए स्क्वायर के इक्वल। तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी के अपॉन ए क्यूब, के अपॉन ए क्यूब। एक्स आई प्लस वाई जे यह वेक्टर होता है आर वेक्टर, हम आर वेक्टर या पोजीशन वेक्टर ले रहे हैं, पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर जो है उसे आर वेक्टर की तरह ले रहे हैं, लेकिन आर वेक्टर का मॉडुलस जो है वो कांस्टेंट है, इसलिए यह आर वेक्टर हो जाएगा यहां पर। तो साफ दिखाई दे रहा है फोर्स जो है वो रेडियल फोर्स है, द फोर्स इज रेडियल फोर्स। फोर्स जो भी है उसकी डायरेक्शन अलोंग द रेडियस है, फोर्स वेक्टर की डायरेक्शन वही होगी जो रेडियस वेक्टर की है, और पार्टिकल का मोशन सर्कुलर है, तो दोनों के बीच में हमेशा 90 डिग्री एंगल होगा। एक रेडियल फोर्स जो है सर्कुलर मोशन वाले पाथ पार्टिकल पर जो वर्क डन करता है वह जीरो होता है। बहुत पुराना बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, जे एडवांस 2013 का, देखने में डिफिकल्ट लेकिन आसान क्वेश्चन है। One end of a horizontal thick copper wire of length 2L and radius 2R is welded to an end of another horizontal thin copper wire of length L and radius R. When the arrangement is stretched by applying force at two ends, देखिए 2L और 2R है, यह लंबा भी है और डबल मोटा भी है, और ये छोटा है सेकंड वाला और उसका रेडियस भी आधा है। एक फोर्स F से इसे खींचा जाएगा, ऑब्वियसली दोनों तरफ फोर्स की वैल्यू सेम होगी। हम यहां पर फोर्स या टेंशन की बात करें तो जो फोर्स या टेंशन डेवलप होगा वो सेम होगा। द रेशियो ऑफ इलांगेशन ऑफ द इन द थिन वायर टू दैट इन द थिक वायर इज, देखिए यंग्स मॉडुलस दोनों का सेम होगा क्योंकि सेम मटेरियल है, इसलिए यंग्स मॉडुलस सेम होगा। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला यूज करते हैं, फोर्स अपॉन एरिया, एल अपॉन डेल्टा एल। तो डेल्टा एल का जो रेशो है वह फाइंड किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, डेल्टा एल वन अपॉन डेल्टा एल टू। एल वन में ले रहा हूं थिन वायर का, एल टू ले रहा हूं मैं थिक वायर का। तो डेल्टा एल की वैल्यू आप देख सकते हैं, डेल्टा एल की जो वैल्यू है वह होगी एफ एल अपॉन वाई ए। एफ दोनों में सेम है, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखूंगा ही नहीं मैं, जो सेम होता है उसे काट दिया जाएगा, लिख भी लिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एफ अपॉन वाई दोनों जो है कैंसिल हो जाता है क्योंकि दोनों सेम मटेरियल है और दोनों में फोर्स सेम है। लेंथ, सेकंड वाले का लेंथ एल है, थिन वाले की मैं बात करूंगा तो थिन वाला जो है यहां पर उसकी लेंथ एल है, थिक वाला उसकी लेंथ है 12। पहले वाला का एरिया जो है वो पाई आर स्क्वायर है, थिन वाले का एरिया पाई आर स्क्वायर है, और इसका जो है पाई 2r होल स्क्वायर है। अब यहां से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एल कैंसिल हो जाएगा, यह होगा 1/2 का स्क्वायर, दैट इज 1/2, अल्टीमेटली बचेगा 2, तो आंसर हो जाएगा 2। दैट्स सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। बस गड़बड़ क्या होगी कि थिन टू थिक पूछा हुआ है और यहां पहले थिक और बाद में थिन के बारे में एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, इसलिए कुछ गड़बड़ होने की चांसेस है, इस बात का ध्यान रखें। आगे देखते हैं हम। A ray of light traveling in the direction 1/2 I plus √3j is incident on a plane mirror. After reflection, it travels along the direction 1/2 I minus √3j. The angle of incidence is, देखिए अगर हम इसे प्लेन मिरर ले और ये एक्स वाई प्लेन का मामला है, क्योंकि आई और जे वेक्टर है, तो आई और जे 1 प्लस आई प्लस √3j जो है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, यह देखिए। सपोज हम, यह हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है और पहले हम इसके अलोंग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसके अलोंग एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये लाइन होगी जो √3/2 और 1/2 का रेशियो देखिए आप,
या √3/1 का रेशियो देखिए, यह जो होगा एंगल होगा, और यह एंगल जो होगा वो 60 डिग्री होगा। ये ऐसी लाइन है जो एक्स एक्सिस से, ऐसा वेक्टर जो एक्स एक्सिस से 60 डिग्री एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस से 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो यह वह लाइन है जो एक्स एक्सिस से 60 डिग्री लाइन बनाती है। I-√3 जो है ये -60 डिग्री बनाती है, यह -60 डिग्री एंगल बनाती है, और यह इस डायरेक्शन में होगा। देखिए -60 डिग्री होगा। एक लाइन अलोंग दिस लाइन, अलोंग दिस I प्लस √3 का साफ मतलब है कि पॉजिटिव डायरेक्शन, -I -√3 होता तो नेगेटिव डायरेक्शन हो जाती, मतलब इस डायरेक्शन में I प्लस √3 का मतलब एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में लाइन जा रही है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद I -√3 मतलब इस डायरेक्शन में जा रही है, साफ दिखाई दे रहा है। यहां से तो जा नहीं सकती रिफ्लेक्शन के बाद, मतलब यहीं से जा रही है, और यूं आएगी यूं जाएगी, तभी तो ये I प्लस √3 जे डायरेक्शन होगी। मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, वेक्टर की बात करें तो अलोंग द वेक्टर 1/2 हटा दीजिए, बेकार का है, क्योंकि डायरेक्शन I प्लस √3 जे की वही होगी जो 1/2 से मल्टीप्लाई करने पर होगी, क्योंकि वेक्टर में कुछ स्केलर मल्टीप्लाई करें डायरेक्शन चेंज नहीं होता। तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन यह है और रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन यह है। यह अगर 60 डिग्री है तो यह 60 डिग्री होगा, तो यह 30 डिग्री होगा। ऑब्वियसली इंसिडेंट एंगल जो हमेशा नॉर्मल से मेजर किया जाता है, और यह रहा नॉर्मल, तो इंसिडेंट एंगल जो है वो 30 डिग्री है, और यही हमारा आंसर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जे एडवांस 2013 की बहुत अच्छी प्रॉब्लम देख रहे हैं। टू रेक्टेंगुलर ब्लॉक हैविंग आइडेंटिकल डायमेंशंस कैन बी अरेंज्ड आइदर इन कॉन्फ़िगरेशन 1 और इन कॉन्फ़िगरेशन 2 एज शोन इन द फिगर। डायमेंशन सेम है, तो चलिए लेंथ एल ले लेते हैं और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ले लेते हैं। सभी की केस में ऐसा हो रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है। दो कॉम्बिनेशन है, आप देख रहे हैं सीरीज और ये वर्टिकल कॉम्बिनेशन, एक के ऊपर एक। One of the block has thermal conductivity K and another 2K. K2K is the thermal conductivity given in the figure as well. The temperature difference between the ends along the x-axis is the same in both the configurations. x-axis की डायरेक्शन यह है, साफ देखी जा रही है, x-axis की डायरेक्शन यह है। यहां और यहां का टेम्परेचर डिफरेंस जो है वह यहां और यहां के टेम्परेचर डिफरेंस के इक्वल है, मतलब साफ है कि टेम्परेचर डिफरेंस सेम है यहां पर। It takes 9 seconds to transport a certain amount of heat from hot end to cold end in the configuration 1. यहां इस एंड से इस एंड तक, हॉट से कोल्ड तक पहुंचने में एक सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी को ट्रांसफर होने में 9 सेकेंड लगते हैं। द टाइम टू ट्रांसपोर्ट द सेम अमाउंट ऑफ हीट इन द कॉन्फ़िगरेशन 2 इज। एक बात बताऊं, इस क्वेश्चन में एक छोटी सी गड़बड़ है। आईआईटी जेईई वाले कभी ऐसी गड़बड़ करते नहीं है। उन्होंने यह नहीं कहा कि थर्मली इंसुलेटेड है ऑब्जेक्ट्स। थर्मली इंसुलेटेड होंगे तो क्या होगा कि जो हीट है वह यहां से रेडिएट नहीं हो पाएगी, इसलिए जो हीट यहां से यहां तक है वो पहुंच जाएगी। इसमें सरफेस एरिया डिफरेंट डिफरेंट हो गया, लेकिन ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं कहा गया है तो हम इसे थर्मल रेडिएशन जो है उसे नेग्लेक्ट करेंगे और सीधे सीधे कंडक्टिविटी का कंसेप्ट यूज करेंगे। यहां पर हमें यह देखना है कि रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस क्या क्या होंगे वही देखना है बस। रेजिस्टेंस का रेशियो निकालने तो सब कुछ हो जाएगा। अगर इस केस में रेजिस्टेंस R1 है, इस केस में रेजिस्टेंस R2 है, इस ब्लॉक का रेजिस्टेंस R2 ले रहे हैं हम, इस ब्लॉक का रेजिस्टेंस R1 ले रहे हैं। थर्मल रेजिस्टेंस होता है L/K क्रॉस सेक्शनल एरिया। L/Ka क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, इससे हम L/Ka क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, L हमने एज्यूम किया है, A हमने एज्यूम किया है, K ऑलरेडी गिवन है। और यहां पर कॉम्बिनेशन जो है सीरीज का है, तो सीरीज में रेजिस्टेंस होता है R1 प्लस R2। तो L/Ka प्लस L/2Ka यह हो जाएगा L/Ka 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2। यह सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस हो गया। और पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 R2 अपन R1 प्लस R2, R1 R2 L/Ka अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो अल्टीमेटली हम केवल उनकी L/Ka ऊपर नीचे से कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, हम केवल उसकी फैक्टर्स की बात करें तो फर्स्ट केस में तो L/Ka में 1 आएगा और यह आएगा 1/2 R1 R2, R1 प्लस R2। केवल फैक्टर्स ले लेते हैं हम, जो 1 और 1/2, यहाँ फैक्टर 1 है और यहाँ 1/2 है, तो 1 R1 R2 अपन R1 प्लस R2, यह हो जाएगा 3/2। तो यह होगा L/Ka
डिनोमिनेटर में 3/2 है, न्यूमरेटर में 1/2 है, तो 1/2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/3। सिंपल है कि ये हो जाएगा 1/L/3 KA। रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस अगर हम देखें, रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस जो है वह देखा जाना चाहिए यहां पर। रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस अगर हम इसे R लेते हैं और इसे R' लेते हैं, R' ले लेते हैं, तो R/R' जो है वह होगा 3/2 डिवाइड बाय, हम रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि वही हमारे काम का है, 9/2। साफ दिखाई दे रहा है कि इस केस में रेजिस्टेंस जो है वह कम है, इस केस में रेजिस्टेंस ज्यादा है। रेजिस्टेंस ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा, सॉरी ज्यादा टाइम लगेगा हीट पहुंचने में, और रेजिस्टेंस कम है तो टाइम कम लगेगा। रेजिस्टेंस का रेशियो जो है वह 9:2 है। मतलब साफ है, अगर हीट यहां से यहां तक, सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट यहां से यहां तक पहुंचने में 9 सेकंड ले रही है, रेजिस्टेंस 9 है, तो उसी अमाउंट ऑफ हीट को यहां से यहां तक पहुंचने में 2 सेकंड लगेंगे, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस का जो रेशियो है वो 9:2 में 2 वाला रेशियो है। आंसर इज ए। कोई जरूरत नहीं है न्यूमेरिकल लगाने की, फॉर्मूला लगाने की, कुछ और करने की, सीधे सीधे समझ में आता है ऐसा कुछ भी। तो आगे देखते हैं हम। A pulse of light of duration 100 nanosecond is absorbed completely by a small object initially at rest. ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और लाइट का पल्स है वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है। पावर ऑफ पल्स इज 30 मिलीवॉट। 30 मिलीवॉट इज द पावर ऑफ पल्स एंड द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर बाय सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट गिवन है। द मोमेंटम, द फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, देखिए पल्स जो है वह यह पार्टिकल एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का जो है वह फाइनल मोमेंटम होना चाहिए। पल्स का मोमेंटम जो है वही मोमेंटम है, इसका मोमेंटम तो 0 है। पल्स का मोमेंटम क्या होगा? पल्स का जो मोमेंटम है वह एनर्जी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट होता है। E इज इक्वल टू PC, स्पीड ऑफ लाइट और पल्स ऑफ मोमेंटम का जो रिलेशन है, मोमेंटम ऑफ फोटोन जो है वो P इज इक्वल टू E/C होता है। E होता है एनर्जी। अब जो एनर्जी है वह कोई एक एनर्जी है, कोई एक फोटोन की नहीं है, इसमें बहुत सारे फोटॉन्स हैं, सबकी सम्मिलित एनर्जी है, कंबाइंड एनर्जी है। तो एनर्जी जो है वह पल्स की पावर इंटू टाइम से निकल जाएगी, क्योंकि एनर्जी होती है पावर इंटू टाइम। कितना पावर है? 30 मिलीवॉट। टाइम कितना है? 100 नैनोसेकंड, 10⁻⁹। तो ये 30 है, 100 है, 30 कैंसिल हो जाएगा, 3 × 10⁻⁹ जूल एनर्जी होगी। तो 3 × 10⁻⁹ जूल एनर्जी है, और स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸। तो साफ दिखाई देगा, 3 से 3 कैंसिल, ही होगा 1 × 10⁻⁻17। तो मोमेंटम जो था इस पल्स में जो लाइट फोटॉन्स थे, फोटोन ऑफ लाइट थे, उनका जो मोमेंटम था 1 × 10⁻⁻17 kg मीटर बाय सेकेंड था, और यह सारा मोमेंटम जो है इस पार्टिकल को मिल गया। तो इस पार्टिकल का मोमेंटम जो है वह पूछा जा रहा है, द फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को मिल गया है और ऑब्जेक्ट ने इतना पूरा मोमेंटम मिलेगा, क्योंकि मोमेंटम लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, इसलिए जो भी मोमेंटम सिस्टम का था पहले वह केवल पल्स का था। अब पल्स तो एब्जॉर्ब हो गई है और पार्टिकल जो है उसने पल्स को एब्जॉर्ब कर लिया है, पल्स का मोमेंटम उसको पूरा मिल जाएगा और वह इतने मोमेंटम से आगे बढ़ेगा। यही आंसर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। In the Young's double slit experiment, using a monochromatic light of wavelength lambda, the path difference in terms of integer n corresponding to any point having half the peak intensity, देखिए इंटेंसिटी का रिलेशन क्या होगा? इंटेंसिटी जो होती है वह I1 I2 प्लस 2 I1 I2 cos फाई होती है। फाई जो होता है वो फेज डिफरेंस होता है। पीक इंटेंसिटी, अगर इंटेंसिटी हम आई ले लेते हैं तो यह आई हो जाएगा, यह आई हो जाएगा, सॉरी आई नॉट ले लेते हैं, यह आई नॉट हो जाएगा, 2 आई नॉट हो जाएगा, यह सॉरी यहां सिर्फ आई आएगा, नॉट 2i, क्योंकि A1 A2 आएगा, इंटेंसिटी रूट ऑफ I2 आता है इनफैक्ट। तो अगर हम I1 I2 इज इक्वल टू आई ले लेते हैं तो यह रूट ऑफ I2 होता है, तो यह हो जाएगा आई, फिर से आई नॉट कॉस
फाई। मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी, कॉस फाई जब 1 होगा तो या 4 आई नॉट होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी जो होगी 4 आई नॉट होगी, इसलिए हमें चाहिए 2 आई नॉट। 2 आई नॉट के केस में कॉस फाई की वैल्यू क्या होगी, यह हो जाएगा 2 आई नॉट प्लस 2 आई नॉट कॉस फाई, कॉस फाई। 2 आई नॉट कैंसिल, कॉस फाई 0 कहां पर होगा, कॉस फाई 0 चाहिए मैक्सिमम इंटेंसिटी का आधी इंटेंसिटी के लिए। मतलब फेज डिफरेंस क्या होगा, फेज डिफरेंस जो है वह फेज डिफरेंस हमें मिल गया, फेज डिफरेंस आधी इंटेंसिटी के लिए फेज डिफरेंस जो है वह पाई बाय 2 होगा, या 3 पाई बाय 2 होगा, या 5 पाई बाय 2 होगा। अगर हम फेज डिफरेंस को पाथ डिफरेंस यानी डेल्टा एक्स में कन्वर्ट करें तो इसे 2 पाई से डिवाइड करें और लैम्बडा से मल्टीप्लाई करें। 2 पाई से डिवाइड करेंगे तो पाई कैंसिल हो जाएगा और लैम्बडा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लैम्बडा आ जाएगा, डिनोमिनेटर में अलग से आएगा 2 इंटू 2 4, 3 बाय 4 लैम्बडा हो जाएगा। ये इसी तरह से 5 बाय 4 लैम्बडा हो जाएगा एंड सो ऑन। तो साफ दिखाई दे रहा है, अगर हम इसे देखें तो इसे लिखा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ n वेयर n इज एन इंटीजर, तो लैम्बडा बाय 4 कॉमन ले लीजिए, तो 1 3 5 एंड सो ऑन, तो यह हो जाएगा 2n प्लस 1। ऑड नंबर की जो सीरीज बनेगी इसी से बनेगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करना चाहिए, लेकिन आगे देखते हैं हम। टू नॉन रिएक्टिव मोनो एटॉमिक आइडियल गैसेस हैविंग एटॉमिक मासेस इन द रेशियो 2:3। एटॉमिक मास रेशियो जो है उनके, हम अगर लेते हैं M1 M2 उनका मोलर मास लेते हैं तो एटॉमिक मास रेशियो वही होगा जो मोलर मास रेशियो है, 2:3। द रेशियो ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर्स, रेशियो ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर्स व्हेन इनक्लोज्ड इन अ vessel, when enclosed in a closed vessel, enclosed in a vessel kept at constant temperature, temperature is constant, is 4/3। पार्शियल प्रेशर्स का रेशो इज 4/3 है। पार्शियल प्रेशर का रेशो, फर्स्ट के कारण प्रेशर अगर P1 है, सेकंड के कारण अगर प्रेशर P2 है, पार्शियल प्रेशर का जो रेशो है 4:3 गिवन है। द रेशो ऑफ दैट डेंसिटीज इज, डेंसिटीज का रेशो क्या होगा, डेंसिटी जो होती है रो जो होती है वो मास बाय वॉल्यूम होती है। PV इज इक्वल टू NRT अगर हम देखें तो n जो होता है मास डिवाइड बाय मोलर मास होता है, RT होता है। यहां पर अगर हम प्रेशर ड्यू टू इंडिविजुअल देखें तो वह P1 अपॉन P2 होगा। P की वैल्यू हो जाएगी मास बाय वॉल्यूम दैट इज डेंसिटी दैट इज ρ1, RT बाय मोलर मास। P2 जो होगा ρ2, इसी तरह से P2 की वैल्यू हो जाएगी मास बाय मोलर मास दैट इज ρ2 डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम को हम लेफ्ट से राइट में ला रहे हैं, डिनोमिनेटर में आएगा मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी हो जाएगा। मोलर मास फर्स्ट का M1 है, सेकंड का मोलर मास M2 है, RT दोनों में है। तो पार्शियल प्रेशर्स मतलब दोनों के इंडिविजुअल प्रेशर्स की बात कर रहे हैं, सीधी सीधी बात है। वेसल भले ही एक हो लेकिन उनका जो इंडिविजुअल प्रेशर है वह इस फॉर्मूले से निकल सकता है, P = NRT मास बाय M। तो प्रेशर की वैल्यू जो हमने यहाँ पर क्या ली, एक बार फिर आप देख लीजिए, मास बाय वॉल्यूम दैट इज द डेंसिटी, RT बाय मोलर मास। तो दोनों का प्रेशर जो है वो अलग अलग निकाला जा सकता है इस फॉर्मूले से। P1 जो हो जाएगा M/V मास बाय वॉल्यूम दैट इज डेंसिटी ऑफ फर्स्ट। तो हमें डेंसिटी का रेशियो फाइंड करना है बेसिकली। RT कैंसिल हो जाएगा, P1 अपॉन P2 की वैल्यू 4/3 गिवन है, RT कैंसिल, M2 अपॉन M1 हो जाएगा 3/2। ध्यान रखिए M2 अपॉन M1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में है मोलर मास, तो ये M2/M1 हो जाएगा 3/2 और यहाँ होगा ρ1 अपॉन ρ2 की वैल्यू फाइंड करना है जो साफ दिखाई दे रही है, ρ1 अपॉन ρ2। डेंसिटीज का रेशियो जो पूछा जा रहा है वो 4 × 2 8 डिवाइड बाय 3 × 3 9, तो यह 8/9 होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। Two non-conducting solid spheres of radii R and 2R having uniform volume charge densities, ρ1 and ρ2 respectively touch each other। दो हैं, एक का रेडियस R है और दूसरा का R2 है, 2R है सॉरी, ये दोनों एक दूसरे को टच करते हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज इन द वॉल्यूम है, जो भी चार्ज है प्लस है माइनस यह मेंशन नहीं किया हुआ है, यह बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहां सिर्फ पॉजिटिव एज्यूम करना भी ठीक नहीं है। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 2R
from the center of smaller sphere along the line joining the centers of the sphere is 0. स्मॉलर स्फीयर, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स, ये लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स है, ये 2r रेडियस है और यह r रेडियस का स्फीयर है. इसके स्मॉलर से 2r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस 0 है. लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि लेफ्ट साइड है या राइट साइड, ये नहीं बताया गया है. तो या तो वो यहां हो सकता है, पॉइंट इससे ले लेते हैं A, या यहां से 2r अगर लें तो यहां हो सकता है, इसे पॉइंट ले लेते हैं B. यह डिस्टेंस r है, यह r है, यह r रेडियस है और यह r है और यह r है, क्योंकि यह टोटल 2r है. The ratio rho 1 rho 2 can be. This question have more than one option correct. Rho 1 rho 2 can be. देखिए इस क्वेश्चन को अगर ट्रिक से सॉल्व करें तो एक बात बड़े अच्छे से समझ में आती है कि जब भी दो चार्ज लेते हैं हम, अगर वो प्लस प्लस है तो उनके बीच में कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, और एक अगर प्लस है और दूसरा माइनस है और ये अगर बिगर है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहां पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी. मतलब हमारा ए पॉइंट कुछ इस तरह से होगा, इन दोनों के बीच में बी पॉइंट अगर है तो बाहर होगा. इसका मतलब साफ है कि आंसर दो होंगे, एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा. और अगर मैं बात करूं तो यहां से डिस्टेंस r r r r और r 5r डिस्टेंस है, यहां से 5r है और इलेक्ट्रिक फील्ड में r स्क्वायर की टर्म जरूर आती है. 5r का स्क्वायर जो होता है वह होता है 25. मतलब यह है कि यहां पर अगर मैं B पर कंसीडर करूं, B पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो डेफिनेटली इसको नेगेटिव चार्ज होना चाहिए और इसको पॉजिटिव होना चाहिए. बड़ा वाला नेगेटिव और छोटा वाला पॉजिटिव चार्ज होगा. तभी तो छोटे वाले से अवे पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव साइड यहां पर है, तो छोटे वाले से अवे अगर अपोजिट चार्ज है तो छोटे वाले से अवे जाएंगे, वहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगा. यह हमें थ्योरी में पढ़ा है. क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रहते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेगी फील्ड, और अगर नेगेटिव पॉजिटिव है तो नेगेटिव के कारण फील्ड इधर होगी, पॉजिटिव के कारण फील्ड इधर होगी और यहां पर बैलेंस हो जाएगी. तो इसका मतलब साफ है, अगर 5r है तो उसका स्क्वायर होगा 25r स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं 25 की टर्म आएगी और निगेटिव भी आएगा. 25 और निगेटिव वाला आंसर जो है वह यह है. अगर यह निगेटिव वाला आंसर है तो यह गलत है. डेफिनेटली 25 वाला यह आंसर सही नहीं होगा, तो फिर आंसर डी सही होगा, क्योंकि पॉजिटिव वाला आंसर जो है वह यह सही होगा. नेगेटिव वाला 25 आंसर यह सही है, तो पॉजिटिव वाला 4 वाला आंसर सही होगा, यह वाला नहीं होगा. तो दो आंसर पता चल गए. सॉल्व करना भी बड़ा आसान है. अगर हम पॉइंट ए की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी पॉइंट ए पर. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर नंबर 1, या स्फीयर नंबर 1 है, स्फीयर नंबर 2 है. स्फीयर नंबर 1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, स्फीयर नंबर 1 के कारण ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 2r डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगेगा. तो वो होगा k q1 अपॉन 4r स्क्वायर, क्योंकि यहां से यहां तक डिस्टेंस 2r है. q1 चार्ज हमने इस पर एज्यूम किया है टोटल स्फीयर पर, और q2 चार्ज हमने इस पे एज्यूम किया है टोटल चार्ज इनसाइड द स्फीयर. क्योंकि हमें केवल मैग्नीट्यूड देखना है, यहां पर इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका मैग्नीट्यूड k q1 अपॉन 4r स्क्वायर होगा. यहां पर इस स्फीयर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वह होगी k q2. सेंटर से डिस्टेंस r है तो यहां r होगा और डिनोमिनेटर में होगा इसकी रेडियस का स्क्वायर. इसकी रेडियस है 2r और उसका स्क्वायर होगा 2r क्यूब. सिंप्लीफाई करें तो यहां q1 q2 का रेशियो देखना भी इंपॉर्टेंट है कि q1 q2 का रेशियो क्या होगा. q1 q2 न्यूमेरिकली जो है q1 q2 जो है न्यूमेरिकली अगर हम बात करें तो q1 q2 के लिए इनफैक्ट जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम तो चार्ज डेंसिटी की बात करें. अगर रो 1 जो है तो वह q1 अपॉन 4 पाई आर क्यूब होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब 4 पाई आर क्यूब वाला रेशियो होगा. तो यहां अगर k की वैल्यू देखें तो उसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है. 4 पाई होता ही है, 3 से डिवाइड करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, सब कुछ सेम है. तो अल्टीमेटली बात यह है कि q1 अपॉन आर क्यूब जो होगा रो 1 होगा. एक फैक्टर केवल 4 बचेगा यहां पर, k कैंसिल हो जाएगा यहां से. इसी तरह से 4/3 पाई दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2r मतलब इसकी रेडियस का क्यूब डिनोमिनेटर में है, तो वह हो जाएगा रो 2, क्योंकि q2 अपॉन रेडियस का क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम हो गया, मतलब तो यह हो गया 1. तो रो 1 अपॉन रो 2 जो है 4 होगा और आंसर 4 दिख रहा है. उसी तरह से अगर हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 माने तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी q1 अपॉन, इस तरह से लिखता हूं मैं इस बार तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहां से यहां तक डिस्टेंस है 2r,
आर क्यूब। और इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी प्लस लेना पड़ेगा। दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूमेरिकली वैल्यू लेने के बजाय मैं इस बार वेक्टर फॉर्मेट में लिखने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि प्लस लिख रहा हूं क्योंकि दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स का प्लस 0 हो रहा है, डायरेक्शन अपोजिट होगी यहां पर ऑब्वियसली, एक माइनस होने के कारण कैंसिल होगा। के क्यू टू अपॉन, यहां से डिस्टेंस 5r क्यूब, मतलब साफ है कि 5r क्यूब इज इक्वल टू 0। 5r, सॉरी आई स्क्वायर होगा, यहां भी स्क्वायर होगा, गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। लेकिन हमें क्या करना है, ये देखिए Q1 अपॉन 4 पाई आर क्यूब जो है वह हमारा, तो 4/3, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं, तो 4/3 पाई आर का मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे भी क्यूब हो जाएगा। आर का मल्टीप्लाई यहां करते हैं, 2r का मल्टीप्लाई करते हैं, 2r का मल्टीप्लाई यहां करते हैं, तो 4/3 पाई आर क्यूब, और यहां भी इस तरह से 4/3 पाई आर क्यूब निकाला जाएगा, आर का मल्टीप्लाई यहां भी किया जाएगा, तो यह रो1 हो जाएगा। रो1 क्या हो गया, Q1 अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब रो1 हो गया। उसके अलावा सब कुछ जो है वो यहां पर क्या बचेगा वो देख लीजिए आप, ये न्यूमरेटर के आर तो कैंसिल हो जाएंगे, यहां 2 स्क्वायर यानी 4 बचेगा, और यह 3 बचेगा, 3 into 4, बाकी सब, और एप्सिलॉन नॉट जो है वो कैंसिल हो गया। इस तरह से यहां रो2 बचेगा। रो2 के लिए क्या होगा, Q2 अपॉन 4/3 पाई, 4/3 पाई और आर क्यूब, यहां पर आएगा 8r क्यूब, मतलब 2r का क्यूब, तो यहां पर 4 का मल्टीप्लाई, 4 का डिवीजन करना होगा, तो यहां पर ये तो Q2 का 2 है, 4 मल्टीप्लाई करना होगा, एक और 4 मल्टीप्लाई करना होगा, तो अब बचेगा यहां पर 25। आप साफ देख सकते हैं यहाँ पर 25 बचेगा हमारे पास फैक्टर, 25 के साथ में 3 भी फैक्टर बचेगा, एप्सिलॉन नॉट बचेगा, वो कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर में ये 4 और ये 2 है तो यहां 8 बचेगा, ये 4 है 2 है तो 8 बचेगा, इज इक्वल टू 0। साफ दिखाई दे रहा है रो1 अपॉन रो2 जो है वो -32/25 होगा, जो कि पहले ही बता चुका था मैं। तो आगे देखते हैं। A horizontal stretched string fixed at two ends is vibrating in its fifth harmonic। fifth harmonic में क्या होगा ये हम देखेंगे। According to the equation y x, t is equal to 0.01 meter into sin 62.8 meter inverse x into cos 628 second inverse into time t, assuming pi is equal to 3.14, the correct statements is r। देखिए मोर देन वन ऑप्शन कैन बी करेक्ट है, जे एडवांस 2013 की प्रॉब्लम है। फिफ्थ हार्मोनिक में क्या होता है, फिफ्थ हार्मोनिक में देखिए, फिफ्थ हार्मोनिक में 5 कंप्लीट लूप बनेंगे इस तरह से, तो इस तरह 5 लूप बनेंगे फिफ्थ हार्मोनिक में, थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं लेकिन ये फिफ्थ हार्मोनिक में 5 लूप हो गए। आंसर देखते हैं। द नंबर ऑफ नोड्स इज 5। देखिए नोड्स, एक नोड, 2, 3, 4, 5 और 6 नोड्स हो गए। द नंबर ऑफ नोड्स इज 5, ये ऑप्शन गलत हो गया बिकॉज देर आर 6 नोड्स आर हियर। द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 0.25 मीटर। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कैसे निकलेगा, हमेशा x का जो कोफिशिएंट होता है वो k होता है, x का कोफिशिएंट होता है k 62.8 और k होता है 2 पाई बाय लैम्बडा, जो कि हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं, वेव प्रोपागेशन कांस्टेंट, और पाई का वैल्यू 3.14 है तो इंटू 2 ये हो जाएगा 6.28 और लैम्बडा की वैल्यू इससे निकलेगी 6.28 डिवाइड बाय 62.8 दैट इज 0.1 मीटर। तो लैम्बडा की वैल्यू 0.1 मीटर निकली। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, अगर लैम्बडा 0.1 मीटर है तो 5 जो है 5 पार्ट में यह 0.1 मीटर मतलब 10 सेंटीमीटर फंडामेंटल मोड में, तो लैम्बडा 10 सेंटीमीटर है। अगर आप देखिए यहां से यहां तक लैम्बडा कितना होता है, यह होता है 1 लैम्बडा, यहां से यहां तक लैम्बडा बाय 2 और टोटल होता है लैम्बडा बाय लैम्बडा, फिर यहां से वहां तक 1 लैम्बडा और यह हाफ लैम्बडा, मतलब ये 2.5 लैम्बडा जो है वो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है। तो लैम्बडा है आपका 10 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। आंसर बी सही है क्योंकि 0.25 मीटर है। दिस इज द आंसर, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 0.25 मीटर, ये आंसर ठीक है। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग its equilibrium position from its equilibrium position is 0.01 meter। maximum displacement of the midpoint of the string, midpoint of the string, ये midpoint of the string है,
मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब यहां से इसका एम्पलीट्यूड देखना है। एम्पलीट्यूड तो ऑब्वियसली यह रहा आपका एम्पलीट्यूड, तो बिल्कुल सही बात है, एम्पलीट्यूड तो आपको दिख ही जाता है। यहां पर इक्वेशन में यह जो टर्म होती है वो एम्पलीट्यूड होती है, तो ये एम्पलीट्यूड हो गया। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज 100 हर्ट्ज। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज 100 हर्ट्ज। देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा बाय, वेलोसिटी होती है ओमेगा बाय के। ओमेगा यहां पर है 628 और के जो है 62.8, तो स्पीड हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। और स्पीड होता है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्बडा। अब लैम्बडा की बात करें तो यहां लैम्बडा डैश लिखेंगे क्योंकि ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं मैं। तो फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल लैम्बडा। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी स्पीड जो है वह हमेशा सेम होगी, चाहे फर्स्ट हार्मोनिक में चल रहा हो, सेकंड हार्मोनिक में या थर्ड हार्मोनिक में। तो स्पीड जो है वह यहां से ओमेगा बाय कैसे कैलकुलेट करना है। और फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर न्यू डैश है, फंडामेंटल लेवलिंग लैम्बडा डैश है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी 10 होना चाहिए। अब लैम्बडा डैश जो है जैसा कि हम कैलकुलेट कर सकते, यह स्ट्रिंग की लेंथ का डबल होगा, क्योंकि फंडामेंटल मोड में यहां से यहां तक एक आधा एक ही लूप होता है, कुल मिलाकर एक लूप जो होगा वो आधा लैम्बडा के इक्वल होगा, मतलब 2l जो है वो लैम्बडा के इक्वल है। तो लैम्बडा हो जाएगा ट्वाइस द एल, ट्वाइस द एल मतलब पॉइंट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो है वह 25 सेंटीमीटर है, तो 0.5 मीटर हो जाएगा। लैम्बडा 0.5 मीटर अगर है तो फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल कितनी होगी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी न्यू डैश 10 बाय 0.5 दैट इज 20 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज 100 हर्ट्ज नहीं होगी, 20 हर्ट्ज होगी। तो हमारा आंसर होगा बी और सी केवल। In the circuit shown in the figure, there are two parallel plate capacitors, each of capacitance C. Two parallel plate capacitor with capacitance C. दोनों का capacitance जो है C है, नोटेशन जरूर C1 C2 है यहाँ पर। The switch S1 is pressed first to fully charge to the capacitor C1 and then released. पहले स्विच S1 को प्रेस किया ताकि C1 चार्ज हो जाए पूरी तरह से। बैटरी का टर्मिनल आप देखिए यहां प्लस है, यहां माइनस है, 2V0 है इसका EMF, चार्ज द कैपेसिटर C1 then released. The switch S2 is then pressed to charge the capacitor C2. After some time S2 is released and S3 is pressed. After some time the charge on the upper plate of C1 is 2 CV00. देखिए आफ्टर सम टाइम का मतलब है सबसे लास्ट की बात करें, सबसे पहले ये चार्ज होगा, सबसे पहले ये चार्ज होगा तो इस पर चार्जिंग कितना होगा यह देख लीजिए आप। इस पर चार्ज आएगा पॉजिटिव, यहां आएगा नेगेटिव, और यह चार्ज सबसे पहले आएगा Q1 इसे मैं कहूंगा। तो यह चार्ज होगा कैपेसिटेंस इनटू EMF दैट इज 2V0। यह इस तरह से चार्ज होने के बाद अगर हम इसे कनेक्ट कर देते हैं तो इस पर Q2 चार्ज अपीयर हो जाएगा, और इस पर जो नया चार्ज होगा वो Q1 डैश कहूंगा मैं। चार्ज जो पहले था Q1 अब वह Q1 डैश हो जाएगा। तो जब ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट होंगे, जब S2 प्रेस करेंगे, S1 हटा देंगे और S2 प्रेस करेंगे, तो यह दोनों जो है आपस में चार्ज बांट लेंगे, क्योंकि दोनों इक्वल कैपेसिटर है, दोनों चार्ज इक्वल बांट लेंगे, और इसका आधा मतलब Q1 डैश जो होगा CV0 हो जाएगा, और Q2 जो है वह भी CV0 हो जाएगा। दोनों पर यहां पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब S3 कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, देखिए जब यहां प्लस है यहां माइनस है, यहां माइनस है यहां प्लस है, जब S3 कनेक्ट करेंगे तो इसका जो चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। मतलब मैं अगर Q2 डैश की बात करूं तो यह V0 के EMF से चार्ज होगा और CV0 हो जाएगा, और ऑब्वियसली मैं लिखूंगा यहां पर अपोजिट चार्जेस विल अपीयर। पहले प्लस था माइनस था, अब यह जो है प्लस जो है इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, यह प्लस इस माइनस से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और यहां से जो एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो होगा वह इस साइड को प्लस कर देगा और इस साइड को माइनस कर देगा। तो अमाउंट ऑफ चार्ज तो होता ही रहेगा, बस पोलरिटी जो है वो प्लेट्स की चेंज हो जाएगी। लेकिन जब S2 को आपने हटा लिया था तो इस पर जो चार्ज था वह
वी नॉट था, क्यू डैश सी वी नॉट था। तो आइए हम देखते हैं द चार्ज ऑन अपर प्लेट ऑफ C1 इज, सबसे लास्ट टाइम की बात करता है, आफ्टर सम टाइम जब आप S3 हटा कर रिलीज कर लेंगे, S3 प्रेस कर देंगे, सॉरी S3 प्रेस कर दें, उसके बाद फाइनल बात करें तो इस पर तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ये तो S2 से कनेक्ट, पहले डिस्कनेक्ट कर लिया था S2 हमने, तो इस पर जो चार्ज था वह CV0 रहेगा, लेकिन ये 2 CV0 लिख रहा है इसलिए आंसर ए नहीं होगा। द चार्ज ऑन अपर प्लेट ऑफ C1 इज CV0, तो यह सही है। द चार्ज ऑन अपर प्लेट ऑफ C2 इज 0, गलत बात। सबसे आखिरी में इस पर चार्ज 0 नहीं होगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज हो जाएगा और यही बात हमको समझनी थी। द चार्ज ऑन अपर प्लेट ऑफ C2 इज माइनस CV0, जो कि मैंने कहा है कि अपोजिटली चार्ज हो जाएगा, इसलिए सही आंसर डी भी होगा। दो आंसर इसके करेक्ट हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। A solid sphere of radius r and density rho is attached to one end of massless spring of force constant k. The other end of spring is connected to another solid sphere of radius r and density 3 rho. The complete arrangement is placed in a liquid of density 2 rho and is allowed to reach equilibrium. The correct statement is r. देखिए पहले का रेडियस r है और डेंसिटी रो है, दूसरे का रेडियस r है और डेंसिटी 3 रो है, और पूरे सिस्टम को स्प्रिंग और ये जो स्फीयर्स का सिस्टम है उसको 2 रो डेंसिटी वाले लिक्विड में इमर्ज कर दिया गया है, प्लेस्ड कर दिया गया है, और इट इज अलाउड टू रीच इक्विलिब्रियम। देखिए क्या होगा, कैसे होगा, डायग्राम बनाते हैं। जो हेवियर है, हेवियर से मतलब जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, वो डेफिनेटली लिक्विड के बॉटम में पहुंच जाएगा। फिलहाल तो मैं बॉटम में बना रहा हूं, हो सकता है कि ये लिक्विड से बाहर आ जाए, हवा में हो, डिपेंड करता है कि वो फ्लोट करेगा नहीं करेगा, हो सकता है कि फ्लोटिंग हो। यहां पर इसका डेंसिटी 3 रो है, इसका डेंसिटी रो है, लिक्विड का डेंसिटी 2 रो है। अब हम देखते हैं क्या पूछा जा रहा था। नेट एलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग इज 4 पाई आर क्यूब अपॉन रो जी अपॉन 3 के। देखिए इसके अंदर एक टेंशन होगा टी नीचे की तरफ, इस पर एक टेंशन टी होगा ऊपर की तरफ, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स होगा नीचे की तरफ, और अपथ्रस्ट होगा ऊपर की तरफ। इसमें अपथ्रस्ट होगा ऊपर की तरफ और ग्रेविटेशनल फोर्स होगा नीचे की तरफ। सबसे पहले सबसे नीचे वाले का देखते हैं क्या होगा। इक्वेशन अगर हम जोड़े तो इस पर जो टेंशन होगा वह kx होगा। टेंशन का वैल्यू जो स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस होगा इलॉन्गेशन के कारण, वो होगा स्प्रिंग फोर्स kx के इक्वल। सबसे नीचे वालों को देखें तो इस पर अपथ्रस्ट, ऊपर लगने वाले फोर्सेस की सम अप करते हैं हम, ऊपर लगने वाले फोर्सेस और नीचे लगने वाले फोर्सेस। डाउनवर्ड फोर्सेस हो जाएंगे वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इज द मास, यह वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो गया मास, मास इंटू ग्रेविटी mg डाउनवर्ड, दिस इज द वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू ग्रेविटी, दिस इज द मास इंटू ग्रेविटी। ये डाउनवर्ड फोर्स होगा, और अपवर्ड फोर्स हो जाएंगे kx और अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट किसके इक्वल होता है, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो डिस्प्लेस्ड मास हो गया, और इंटू जी, यह ऊपर लगने वाला फोर्स होगा। उसी तरह से इस पर देखें तो नीचे लगने वाले फोर्स होंगे 4/3, दोनों इक्वल डेंसिटी के हैं, दोनों की रेडियस इक्वल है, बस डेंसिटी अलग अलग है। 4/3 पाई आर क्यूब। अपथ्रस्ट फोर्स के बजाय मैं पहले डाउनवर्ड फोर्स कैलकुलेट कर रहा हूं, क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स जो होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी इंटू जी, प्लस डाउनवर्ड फोर्स होगा kx, यह अपथ्रस्ट के इक्वल होगा। यह अपथ्रस्ट कितना होगा यह हमें समझने की जरूरत है, हो सकता हो दो सिचुएशन किस तरह से हो सकती है कि लिक्विड आपका इनफ भरा हुआ है, ऊपर तक भरा हुआ है, काफी भरा हुआ है, और दोनों जो है उसमें डूब गए नीचे तक, स्प्रिंग लगा हुआ है, एक यहां पर है और एक यहां पर लटक रहा है, लिक्विड ऊपर तक भरा हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि लिक्विड काफी भरा हुआ है आपका, और ऊपर वाला जो है वो थोड़ा बाहर आ गया क्योंकि उस पर अपवर्ड फोर्स लग रहा है ना अपथ्रस्ट का, और यह अभी नीचे नहीं टिका हुआ है क्योंकि इसमें जगह बाकी है।
मतलब यह कि ऐसा हो सकता है कि अगर भारी होगा तो यह नीचे जाके बॉटम में पहुंच जाएगा, हल्का होगा तो हो सकता है इसका कुछ पार्ट जो है वो बाहर आ जाए। तो कंडीशन यह हो या यह हो, इन दोनों कंडीशन में अपथ्रस्ट फोर्स जो है वो नीचे वाले पे लगने वाला, सॉरी जो हल्का वाला है उस पर लगने वाला अपथ्रस्ट जो है वो अलग अलग होगा, या लिखने में अलग होगा, वैल्यू तो सेम होगी, लिखने में अलग होगा, और न्यूमेरिकल वैल्यू भी डिफरेंट होगी। इनफैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू भी डिफरेंट होगी, लिखने में भी डिफरेंट होगा। के एक्स उस केस में डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो डिफरेंस जो के एक्स होगा, के एक्स में डिफरेंट होगा, डिफरेंस होगा, और बाकी चीज़ों में डिफरेंस होगा। तो यह हमें देखना है कि यह वाकई डूबा हुआ है या तैर रहा है, थोड़ा सा बाहर है। तो मैं इसे लिखता हूं एफ अप थ्रस्ट ऑन लाइटर वन। के एक्स की वैल्यू वहां से यहां लगा दी जाए तो हमें अप थ्रस्ट के अप थ्रस्ट की वैल्यू, एफ अप थ्रस्ट की जो स्मॉलर है उसकी वैल्यू मिलेगी। तो यह 4/3 पाई आर क्यूब रो जी हो गया। के एक्स की वैल्यू देखिए क्या होगी, 4/3 पाई आर क्यूब, 3 रो माइनस 2 रो वाली, यह पूरी टर्म सेम है, इसमें 3 रो है, इसमें 2 रो है। अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो केवल के एक्स की जो वैल्यू है उसकी जगह आएगा 4/3 पाई आर क्यूब रो जी, और यहां ऑलरेडी यहां पर है। तो एफ अप कितना होगा, दिस प्लस के एक्स, के एक्स की वैल्यू भी इतनी ही होगी। आप देख सकते हैं के एक्स की वैल्यू दिस माइनस दिस है, या 3 रो है या 2 रो है, तो अल्टीमेटली के एक्स की वैल्यू इतनी ही होगी, मतलब 1 रो वाली टर्म। तो अल्टीमेटली यह वैल्यू होगी 4/3 पाई आर क्यूब 2 रो जी। और यह अपथ्रस्ट कब लगेगा बताइए, यह अपथ्रस्ट तब लगता है जब यह भी पूरी तरह से डूबा हो, यह वॉल्यूम, ये लिक्विड का डेंसिटी और ग्रेविटी, मास डिस्प्लेस्ड इनटू ग्रेविटी, मतलब पूरा का पूरा वॉल्यूम डिस्प्लेस हो गया है। साफ दिखाई दे रहा है कि यह भी जो है वो पूरी तरह से डूबा होगा। अगर लिक्विड इनफ होना चाहिए, लिक्विड इनफ होना चाहिए, जरूरी नहीं कि बॉटम में हो। सिस्टम आप कुछ ऐसा होगा कि कहीं भी हो सकता है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में कहीं भी हो सकता है, क्योंकि यह यहां होगा, हवा में लटक रहा होगा, हवा में ना कहें लिक्विड में लटक रहा है, और यहां लिक्विड में लटक रहा है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है इस पर जितना भी अपथ्रस्ट लग रहा है वह इस फॉर्मूले से लग रहा है। अगर इससे थोड़ा सा ज़्यादा अपथ्रस्ट लगता तो ये ऊपर पहुंच जाता, और कम अपथ्रस्ट लगता तो यह नीचे ज़मीन में टिक जाता, बॉटम में टिक जाता। इस बात को समझने की कोशिश करें। अपथ्रस्ट इतना है जो इस फॉर्मूले से आ गया है, और अब इन दोनों के बीच के एक्स की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है, के एक्स की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है, और द लिक्विड द लाइट स्फीयर इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड। यह ऑप्शन क्लियर हो गया, यह ऑप्शन गलत हो गया। और के एक्स की वैल्यू जो है हमने कैलकुलेट करी थी, एक बार फिर लिख लेते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू जी। एक्स की वैल्यू यहां से मिल जाएगी, इलांगेशन जो एक्स जो होगा 4/3 पाई आर क्यूब रो जी बाय के। आंसर इज ए, दैट सिंपल। सिर्फ के को यहां लाना है डिनोमिनेटर में और आंसर हमारा मिल जाएगा ए। तो इस क्वेश्चन का कंसेप्ट आप समझिए, अगर डेंसिटी इसकी 3 रो से ज़्यादा होती तो डेफिनेटली नीचे जाके बॉटम में पहुंच जाता, और इसकी डेंसिटी रो से कम होती तो इसे ऊपर पहुंचा दिया जाता, ये थोड़ा सा सरफेस जो है बाहर आ जाता। अभी इन दोनों ने जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया, इन दोनों ने मिलकर जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया वो इन दोनों के मास के इक्वल है। इसका मतलब इस पूरे सिस्टम ने जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया वो इस पूरे सिस्टम के मास के इक्वल है। इसलिए पूरा सिस्टम एज ए होल ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, लेकिन डेंसिटी जिसकी ज़्यादा है वो नीचे होगा, क्योंकि उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अपथ्रस्ट फोर्स से ज़्यादा है। इसकी डेंसिटी कम है, इसलिए इस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, क्योंकि इस पर अपथ्रस्ट जो है ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा है, अपथ्रस्ट ज़्यादा है। तो ये ऊपर रहेगा हमेशा, ये हमेशा नीचे रहेगा, इस तरह से वर्टिकल रहेगा। और लेकिन ये सिस्टम वर्टिकली सिस्टम में कहीं भी फ्रीली घूम सकता है। तो ओवरऑल सिस्टम की बात करिए अभी हमने, आप सोचिए किस तरह से होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है। अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ mass 50 kg and radius 0.4 meter is rotating with an angular velocity of 10 radian by second, 10 radian into second inverse about its own axis which is vertical. Two uniform circular rings each of mass 6.25 kg and radius 0.2 meter are gently placed symmetrically on the disc in such a manner that they are touching each other along the axis of the disc and are horizontal.
Assume that friction is large enough that such that the rings are at rest relative to the disk and system rotates about the original axis. The new angular velocity of the system is बहुत पुराना कंसेप्ट है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते रहते हैं और बहुत सिंपल भी है. इनिशियल एंगुलर मोमेंटम की अगर बात करें तो वह होगा L1 इज इक्वल टू I1 ओमेगा 1. I1 एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, डिस्क का एंगुलर मोमेंटम होगा 1/2 m r square, that is 0.4 square m, that is 50 kg by 2 r square. ये हो गया I1 और ओमेगा 1 जो है वो 10 गिवन है. सेकंड कंडीशन में क्या होगा, डिस्क के ऊपर दो छोटी छोटी रिंग रख दी गई है. सर्कुलर रिंग है, दोनों का मास है 6.25 kg और रेडियस है 0.2 मीटर. मतलब साफ है कि वह रिंग्स इतनी बड़ी है कि एक साइड आ जाए और दूसरी रिंग दूसरी साइड आ जाए. दोनों एक्सिस के पास टच कर रही है, साफ दिखाई दे रहा, दोनों एक्सिस के पास टच कर रही है और इस पर प्लेस है रिंग्स. अब रिंग्स जो है उसके कारण इस सिस्टम का इनर्शिया जो है वह चेंज हो जाएगा. इनर्शिया क्या क्या होगा, पहला जो इनर्शिया था 50 इंटू 0.4 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस इन दो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया. रिंग का इटसेल्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इस एक्सिस के अबाउट होता है वह आपको पता होना चाहिए, वह आई डैश ले लेता हूं, mr स्क्वायर होगा. m कितना है 6.25, r कितना है 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा 0.04. लेकिन यहां से पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के वैसे शिफ्ट करेंगे एक्सिस का, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा वो अभी हम देखेंगे. तो मैं तो इसको दो रिंग है इसलिए 2 लिख देता हूं सबसे पहले और मैं इसे एडअप कर देता हूं. इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए इस डिस्टेंस को इसके मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इसका मास है 6.25 और इस डिस्टेंस का स्क्वायर, इस डिस्टेंस का स्क्वायर तो वही है जो 0.2 का स्क्वायर है, क्योंकि ये 0.2 मीटर इसका रेडियस है, तो ये 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा. अल्टीमेटली यह टर्म है, यह टर्म इक्वल है और इसके लिए भी ऐसी टर्म होगी, तो हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स 6.24 इंटू 0.04. यह कितना होगा ये देख लीजिए, यह I2 है. I2 कैलकुलेट होने के बाद हमारा काम आसान हो जाएगा. इसे कैलकुलेट करें तो 0.4 का स्क्वायर 0.16 इंटू 50, यह हो जाएगा 8 डिवाइड बाय 2, यह होगा 4. यह 4 है और यह कितना है 6.25 होता है 25/4, तो 4 से 4 कैंसिल, 25 इंटू 0.04 ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 5. यह 4 था तो देखिए 4 इंटू 10 ये हो जाएगा 40 और यह फाइनल एंगुलर मोमेंटम L2 मतलब I2 ओमेगा 2 के इक्वल होगा. हमें ओमेगा 2 फाइंड करना है, बेसिकली न्यू एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना है, तो वह होगा 40 डिवाइड बाय ओमेगा 2 दैट इज 5. तो यह आंसर होगा 8 रेडियन बाय सेकेंड. दैट इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन. सो द आंसर इज 8. डिजिटल आंसर है, सिंगल डिजिट आंसर है, 8 इज द आंसर. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. The work functions of silver and sodium are 4.6 and 2.3 electron volt respectively. The ratio of the slope of stopping potential versus frequency plot for silver to that of sodium is. Ratio of slope of stopping potential versus frequency plot. देखिए हम दोनों के लिए फ्रीक्वेंसी दोनों के लिए हम प्लॉट करेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का प्लॉट. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का प्लॉट कैसे होगा ये देखिए. काइनेटिक एनर्जी मैक्स पॉसिबल जो होती है वो होती है h न्यू माइनस फाई और यहां पर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वह के मैक्स के इक्वल होता है, तो ये h न्यू माइनस फाई हो जाएगा. स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का प्लॉट निकालना है अगर हमें, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम यहां लेते हैं, E से डिवाइड किया हमने, तो h बाय ई फ्रीक्वेंसी यहां पर माइनस 5/e. ध्यान से देखिए यह y इज इक्वल टू mx प्लस सी टाइप इक्वेशन हो गया. y जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया, फ्रीक्वेंसी जो है x एक्सिस पर आ गया और स्लोप जो है, स्लोप साफ दिखाई दे रहा है, स्लोप जो है m होता है, यहां पर h/e होता है जो कि कांस्टेंट है. तो आप दोनों के लिए अगर स्लोप निकालेंगे तो वो तो h/e ही आएगा. तो द रेशियो ऑफ स्लोप ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी वर्सेस फ्रीक्वेंसी प्लॉट फॉर सिल्वर टू दैट ऑफ सोडियम इज. क्या फर्क पड़ना है, दोनों के लिए स्लोप सेम है, स्लोप इज सेम फॉर बोथ. दिस स्लोप इज सेम फॉर बोथ मेटल, so the slope ratio will be simply 1.
So the answer is 1. Single digit question is answer is 1. That's very simple question. A bob of mass m sustained by a string of length L1 is given a minimum velocity required to complete a full circle in the vertical plane. बॉब ऑफ मास m है और लेंथ L1 से स्ट्रिंग से सस्पेंडेड है और इसे मिनिमम स्पीड दिया है जिससे कि यह एक कंप्लीट सर्कल कर ले। और यह मिनिमम स्पीड कितनी होती है यह सब आपको अच्छे से पता होगी। यह मिनिमम स्पीड अगर मैं v लेता हूं, v1 लेता हूं, तो यह √5GL1 होगी। यह हम कई क्वेश्चन कर चुके हैं इस तरह के थ्योरी में, और अगर किसी को यह नहीं पता है तो इसका मतलब उसने IIT JEE की स्टार्टिंग ही नहीं करी पढ़ाई करने की। एट द हाईएस्ट पॉइंट it collides elastically with another bob of mass m suspended by a string of length L2। हाईएस्ट पॉइंट पर वह एक दूसरे बॉब से टकराता है जो स्ट्रिंग L2 से सस्पेंडेड है, विच इज इनिशियली एट रेस्ट। फिर से ड्रा करते हैं हम इसे। यह L2 से कोई हैंग किया हुआ है और अनदर पार्टिकल ऑफ मास m, दोनों का मास m है। यहां मास m का एक सस्पेंडेड पार्टिकल है और नीचे वाला जो है यहां था, पहले इस पॉइंट से सस्पेंडेड था, लेंथ L1 थी स्ट्रिंग का। यहां से मास m जो है यहां आकर इससे कोलाइड करता है, सर्कुलर फॉर्म में आकर सर्कुलर मोशन करता है और आके कोलाइड करता है। ऑब्वियसली आप जानते हैं कि क्या होगा। पार्टिकल है, बॉब है, तो दोनों का मास सेम है, इससे टकराएगा तो इसकी पूरी एनर्जी जो है इसको मिल जाएगी, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, क्लोराइड्स इलास्टिकली इलास्टिक कोलिजन है, तो इसकी पूरी एनर्जी इसको मिल जाएगी, पूरा मोमेंटम इसको मिल जाएगा। तो आगे जो है यही मोशन करेगा। आगे देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। बोथ द स्ट्रिंग्स आर मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। स्ट्रिंग्स जो है मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल है। इन द सेकंड बॉब, इफ द सेकंड बॉब आफ्टर कोलिजन acquires the minimum speed required to complete a full circle in the vertical plane, the ratio L1/L2 is। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपने जो स्पीड यहां दिया था वो √5GL1 था, तभी इसने पूरा सर्कल कंप्लीट किया, जस्ट कंप्लीट किया। मिनिमम वेलोसिटी जस्ट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए फुल सर्कल, यहां से जो दिया जाएगा वो √5GL1 होगा और यहां पहुंचते पहुंचते उसका स्पीड हो जाता है √GL1। ऑब्वियसली यह जो GL1 स्पीड है वह V2 के इक्वल है, क्योंकि जब आपने इससे कोलिजन हुआ तो यह सारी इसकी स्पीड जो है, इसकी जो मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड है वो सारा इसको मिलेगा, क्योंकि इक्वल मास है, इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, जब इक्वल मास होता है तो एक की एनर्जी और पूरा मोमेंटम दूसरे को ट्रांसफर हो जाता है, और पहला वाला रेस्ट में हो जाता है, दूसरा वाला उसका एनर्जी मोमेंटम कैरी करता है, और यह जो है मिनिमम सर्कल कंप्लीट करता है। अब जाकर यह भी मिनिमम सर्कल कंप्लीट करता है और मिनिमम स्पीड में है जितने की वह एक सर्कल फुल सर्कल कंप्लीट कर पाता है। मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए फुल सर्कल, मतलब यहां से सर्कल कंप्लीट करने के लिए इनफ स्पीड हो गई उसके पास, जस्ट इनफ हो गई है। तो यह भी √5GL2 के इक्वल होगा। साफ दिखाई दे रहा है कि यह जो मिला है वह V2 है और V2 जो है वह इसके इक्वल होगा। मतलब यहां से अगर आप इसे देखें तो L1/L2 जो है वह 5:1 है। L1/L2 जो है 5:1 है और यही आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जे एडवांस 2013 का सिंगल डिजिट आंसर वाला क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन छोड़ा नहीं जा सकता। A particle of mass 0.25 kg is moving in one dimension motion under a force that delivers a constant power of 0.5 watt। पावर 0.5 watt है, मास ऑफ द पार्टिकल है 0.2 kg टू द पार्टिकल। जो पावर डिलीवर हुआ है पार्टिकल को वह 0.5 वॉट है। इफ द इनिशियल स्पीड इन मीटर बाय सेकेंड ऑफ द पार्टिकल इज 0, इनिशियल स्पीड जो है वो 0 है। द स्पीड इन मीटर बाय सेकेंड आफ्टर 5 सेकेंड इज। बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। आपने कितना दिया, पार्टिकल को जो एनर्जी मिल रही है, पार्टिकल सिंगल डायमेंशन में मोशन कर रहा है, वहां कोई पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं लिखा है, और साफ दिखाई दे रहा है कि जो एनर्जी डिलीवर हुई है वह उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने वाली एनर्जी जो है वो डिलीवर हुई है पावर इनटू टाइम। पावर है 0.5 वॉट और 5 सेकंड के बाद स्पीड पूछा गया है, इसलिए 5 सेकंड तक डिलीवर्ड एनर्जी जो हम हो गई 2.5 जूल, और यह उसकी काइनेटिक एनर्जी मतलब 1/2 mv² के इक्वल होगा। v² की वैल्यू कोई भी कैलकुलेट कर सकता है। 2.5 × 2 डिवाइड बाय मास, मास इज 0.2,
कितना हो गया 25, 2/0.2 दैट इज 10, 10 इंटू 25, 2.5 दैट इज 25, और v का वैल्यू जो हो जाएगा 5 मीटर बाय सेकेंड। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन किसी लड्डू से कम नहीं है। आगे देखें हम। A freshly prepared sample of radioisotope of half-life 1386 second has activity 10 to the power 3 disintegrations per second. 10 to the power 3 disintegrations per second. Given that log of 2 is 0.693, the fraction of initial number of nuclei expressed in nearest integer percentage that will decay in the first 80 seconds after preparation of the sample is, हाफ लाइफ जो है 1386 है, और हमें यह पता करना है कि कितना परसेंटेज जो है वह फर्स्ट 80 सेकेंड में डिके हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशंस लगेगी, 2-3 तरह से कैलकुलेशंस हो सकती है। मैं एक नए तरीके से करके बताता हूं। मैं यह मानता हूं कि 1386 अगर हाफ लाइफ है तो उसके कंपैरिजन में 80 सेकेंड जो है बहुत छोटा है, हालांकि बहुत ज्यादा छोटा नहीं है, और डिसइंटीग्रेशन रेट जो है 10 टू द पावर 3 ही है। तो डिसइंटीग्रेशन रेट जो होता है वैसे वो लैम्बडा इंटू एन होता है, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होता है, और डिसइंटीग्रेशन रेट होता है 10 टू द पावर 3। इनिशियल डिसइंटीग्रेशन रेट जो है वो 10 टू द पावर 3 है। लैम्बडा की वैल्यू होती है log of 2 डिवाइड बाय टी हाफ, मतलब log of 2 का वैल्यू दिया है बेस टू द ई 0.693 डिवाइड बाय टी हाफ जो है 1386 दिया हुआ है। ध्यान से देखें तो इसका डबल यह है, और यह वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 10 टू द पावर -4। बहुत मुश्किल नहीं है इसे समझना, 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, और नीचे आ जाएगा 2, तो फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10/2 हो जाएगा 5, तो 5 इंटू 10 पावर -4 हो जाएगा। यह डिसइंटीग्रेशन रेट है। तो यह लैम्बडा अगर मैं यह मल्टीप्लाई कर दूं 5 इंटू 10 टू द पावर -4, तो n0 मतलब इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई की जो वैल्यू है वह मिल जाएगी, और वह होगी 10 टू द पावर 3, और 10 टू द पावर -4 से डिवाइड करेंगे 10 टू द पावर 7 होगा, और यह लेंगे 2 इंटू 10 टू द पावर 6, क्योंकि एक 10 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो 10/5 हो जाएगा 2, तो 2 इंटू 10 पावर 6 न्यूक्लियाई हो जाएंगे इनिशियली। अब मैं यह मानता हूं कि फर्स्ट 80 सेकेंड तक जो डिसइंटीग्रेशन रेट है वह कांस्टेंट है। चलो मान लिया जाए डिसइंटीग्रेशन रेट जो है फर्स्ट 80 सेकेंड तक कांस्टेंट है। नंबर ऑफ डीके न्यूक्लियाई थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट मान रहा हूं, जरूरी नहीं कि मान ही लिया जाए। ये कितना होगा 8 इंटू 10 टू द पावर 4, इतना डिसइंटीग्रेट हो गया। तो परसेंटेज जो डिसइंटीग्रेट हुआ है वह निकाला जाए, 8 इंटू 10 टू द पावर 4, इनिशियल कितने थे 2 इंटू 10 टू द पावर 6, 8/4 दैट इज 2, सॉरी 8/2 दैट इज 4, और 10 टू द पावर 4 डिवाइड बाय 10 टू द पावर 6, और इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 10 पावर 6 हो गया, दैट इज 1। तो अप्रॉक्स जो वैल्यू आई है 4 है, और हमें अप्रॉक्स ही निकालना था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैंने यह मान लिया है कि इनिशियल 10 टू द पावर 3 रेट जो है वो कॉन्स्टेंटली बना रहेगा। आप चाहे दूसरे तरीके से करें कैलकुलेशंस, लेकिन ये कैलकुलेशन सबसे इजी है और कंसेप्शनल है, इसमें कोई भी लंबा चौड़ा फार्मूला यूज नहीं किया हुआ है। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है या आप कैलकुलेट नहीं करना चाहते हैं, टाइम बचाना चाहते हैं, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं हम।